हॉस्पिटल में रेयर ब्लड का सिर्फ एक बैग बचा था। तीनों बहनें फिक्र के मारे पागल हो रही थीं। वो चिल्लाईं और डिमांड करने लगीं कि ये ब्लड बैग गू हुआई को दे दिया जाए। हम गू हुआई को चुनते हैं। ग्वेन, तुम तो अकेले भी संभाल लोगे, लेकिन गू हुआई की स्किन पर तो सिर्फ एक मामूली खरोंच थी। मेरी पास्ट लाइफ में मैं इस रीजन की सबसे अमीर फैमिली का असली यंग मास्टर था। फिर भी मैं अपने ही जन्मदिन पर अपनी विला में जलकर मर गया। मेरी तीनों बहनें जान हथेली पर रखकर आग के उस समंदर में कूदीं, लेकिन उस नकली यंग मास्टर को बचाने के लिए जो अभी तक जागा भी नहीं था। वो मेरे बारे में पूरी तरह भूल गईं, जिसे उन्होंने नैनी रूम में लॉक कर दिया था। आग की लपटों में घिरे होने का वो एहसास, मेरे शरीर का इंच इंच हिस्सा उस तड़पा देने वाले दर्द में जल रहा था। मैं इस लाइफटाइम में उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। शायद ऊपर वाले को भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी लाइफ दोबारा जीने का एक चांस दिया। लेकिन इस बार मैं सच में थक गया हूं। वो फैमिली लव जिसके लिए मैं कभी बुरी तरह तरसता था, आखिर में उसने मुझे सिर्फ अंतहीन दर्द दिया। लेकिन इस लाइफ में वो पछता क्यों रहे हैं? इससे पहले कि मैं अपने थॉट्स कलेक्ट कर पाता, मेरे कानों में अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने की आवाज आई। दूसरी बहन गिंगहा दरवाजे के बाहर जोर से चिल्ला रही थी। ग्वेन, तुम बहुत हवा में उड़ रहे हो, है ना? मेरे लिए दरवाजा खोलो अभी। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतने अनएजुकेटेड बदतमीज हो तो हमें तुम्हें पिक ही नहीं करना चाहिए था। दूसरी बहन ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि मैंने वो टूटा हुआ दरवाजा खोल दिया। गोइंग हाँ अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि उसने मुझे लकड़ी का वो टूटी बाह वाला पपेट उठाते हुए देखा और मैंने उसे फर्श पर जोर से पटक कर चकनाचूर कर दिया। सॉरी, मैं गलत था। मुझे अपनी पास्ट लाइफ में गू हुआई के साथ अफेक्शन के लिए कंपटीशन नहीं करना चाहिए था। जिस वजह से मुझे गुस्सा आया और मैंने गू हुआई के साथ इतनी बड़ी लड़ाई की, वो यही लकड़ी का पपेट था। ये वो गिफ्ट था जो दूसरी बहन गिंग हा ने मुझे तब दिया था जब मैं पहली बार गू फैमिली में वापस आया था। मैंने इसे किसी कीमती जेम की तरह संभाल कर रखा था और अपने बेड के सिरहाने सजाया था। लेकिन गू हुआई ये अच्छी तरह जानता था और फिर भी उसने जानबूझकर इसके लिए मुझसे लड़ाई की। उसने इंटेंशनली पपेट की एक बाह तोड़ दी थी। उस वक्त गू हुआई की आंखों की वो चमक मुझे वॉर्न कर रही थी कि उन चीजों को पाने का वहम मत पालो जो मेरी नहीं है। लेकिन अब मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। नीचे खड़े लोगों ने शोर सुना और चेक करने के लिए ऊपर भागे। मेरे फादर गुआन ने फर्श पर टूटे हुए पपेट के टुकड़े देखे और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जहां तक उस नकली यंग मास्टर गुए की बात है, उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। आई एम सॉरी ब्रदर ग्वेन, ये मेरी गलती है। तुम मुझे जितना चाहे मार लो या डांट लो, पर प्लीज दूसरी बहन से नाराज मत हो। वो बस तुम्हारा भला चाहती है, इसलिए उसने तुम्हें डिनर के लिए नीचे बुलाया था। अगर ये शब्द सुनने से पहले की बात होती तो मैं पक्का गुस्से के मारे मर जाता, पर अब जब मुझे कोई परवाह नहीं है तो मुझे ये सीन बहुत ही रिडिकुलस लग रहा है। बस करो, तुम एक जवान मर्द होकर बात बात पर रोते हो। क्या तुम्हें ये डिस्गस्टिंग नहीं लगता? मैं बेपरवाह होकर दरवाजे के फ्रेम से टिक गया और गू हुआई को अपनी एक्टिंग करते हुए शांति से देखने लगा। गू हुआई हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसी कोई बात कहूंगा। मुझे खाने के लिए बुला रहे हो? क्या तुमने कभी एक बार भी मेरा वेट किया है? ये वाकई फनी है। जब भी मील टाइम होता है, कोई मुझे नहीं बताता कि मैं लेट आया हूं या जल्दी। अगर मैं लेट आऊं तो मुझे गू जान से डांट पड़ती है कि मेरा कोई टाइम सेंस नहीं है। जल्दी आऊं तो मुझे लालची कहा जाता है। ये तो हद दर्जे का डबल स्टैंडर्ड है। ग्वेन, मैं देख रही हूं कि तुम और भी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होते जा रहे हो। तुम्हारा भाई सिर्फ तुम्हारा भला चाहता है। इस मोमेंट पर मेरी माँ लियू चिन आगे आईं। साफ बात है कि मैं उनका सगा बेटा हूं, लेकिन उनका एटीट्यूड मेरे और गू हुआई के लिए जमीन आसमान जैसा है। ये खुला फेवरेटिज्म देखने की मुझे पुरानी आदत हो गई है। मैंने बेबसी से हाथ हिलाया। जो मन आए कहो। इतना बोलकर मैंने दरवाजा जोर से बंद कर लिया और सबको बाहर लॉक कर दिया। गू जान इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। रिबेल कर रहे हो क्या? तो फिर आज खाना खाने का सपना भी मत देखना। ये कहकर वो सबको नीचे ले गया। सिर्फ दूसरी बहन गू चिंग हाँ वहां सुन्न खड़ी रह गई। गू चिंग हान फर्श पर पड़े पपेट के टुकड़ों को खाली नजरों से घूरती रही। उसे अचानक याद आया कि ये वही गिफ्ट था जो उसने कभी मुझे दिया था। मैं इस पपेट को अपनी सबसे कीमती चीज मानता था, तो फिर आज मैंने इसे इतनी बेरहमी से क्यों तोड़ दिया? उसे महसूस होने लगा कि मैं पूरी तरह बदल गया हूं, पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। पहले तो जब भी वो नाराज होती थी, मैं किसी छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह उससे माफी मांगता था। मुझे दरवाजे के बाहर जो हो रहा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं सीधे बेड पर लेट गया और सो गया। मैं सच में बहुत ज्यादा थक गया था। अगली सुबह जल्दी मैंने सिंपल वॉशअप किया और घर से निकल गया। आखिर मेरी एग्जिस्टेंस पर वैसे भी कोई ध्यान नहीं देता। पूरी फैमिली के लिए आंखों की किरकिरी बनने से अच्छा है कि जल्दी निकल जाऊं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हॉल में बड़ी बहन ग्वानिंग कॉफी पीते हुए मिल जाएगी। जीयू फैमिली की कंपनी आज जो फल फूल रही है
वो पूरी तरह उसके मैनेजमेंट की वजह से है। मेरा इरादा उसे इग्नोर करने का था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा धक्का देकर खोला, पीछे से एक ठंडी आवाज़ ने मुझसे सवाल किया, कहाँ जा रहे हो? स्कूल। ये कहकर मैं सीधे जीयू फैमिली की विला से बाहर निकल गया। उसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं दिया। बड़ी बहन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस छोटे भाई को क्या हो गया है। पास्ट में जब भी वो मुझे देखता था, हमेशा पास आकर प्यार से ग्रीट करता था, भले ही मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उसकी नज़रों में जब मैं उस साल वापस आया था तो मैं सिर्फ फैमिली की एसेट्स के पीछे था। उसने तो एक बार मुझ पर उसकी ज्वेलरी चुराने का इल्ज़ाम भी लगाया था। पर आज मैं इतना क्यों बदल गया हूँ? एक्चुअली जीयू फैमिली में सबके पास अपना पर्सनल ड्राइवर है, बस मेरे पास नहीं है। मैंने कभी इन चीज़ों की डिमांड नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये फैमिली सोचे कि मैं कंफर्ट का लालची हूँ। पर आखिर में इसने उनकी सोच नहीं बदली। सड़क पर चलते हुए मैंने वो ठंडी हवा महसूस की जो मैंने लंबे समय से फील नहीं की थी। अब जाकर मुझे वाकई लग रहा था कि मैं जिंदा हूँ। पता चला कि जब तक आप परवाह नहीं करते, आपको चोट नहीं पहुंचती। वो फैमिली लव जिसके लिए मैं कभी जुनून के साथ तरसता था, उनकी आंखों में शायद सिर्फ एक मजाक था। अब से मैं उन चीज़ों के लिए कभी भीख नहीं मांगूंगा। स्कूल पहुंचकर मैं अपनी सीट पर बैठ गया और टेक्स्ट बुक खोली। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम करीब था। मेरी पास्ट लाइफ में मैंने अपना पूरा दिमाग उन सो कॉल्ड फैमिली मेंबर्स पर लगा दिया था। अपना गॉड गिफ्टेड टैलेंट बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे टॉप टियर ग्रेड्स गिरते चले गए थे। इस लाइफ में मुझे कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी होगी ताकि उस सारी नॉलेज की भरपाई कर सकूं जो मैंने पहले मिस कर दी थी। इसी बीच ग्यू हाउस में गुआन डाइनिंग टेबल पर किसी फूटने वाले ज्वालामुखी की तरह खामोश बैठा घूर रहा था। ग्वेन कहाँ है? क्या वो अब तक नहीं उठा? अभी क्या टाइम हो रहा है? क्या वो पूरी फैमिली को अकेले अपने लिए वेट करवा रहा है? गू हुआई साइड से धीरे से बोला, ब्रदर गुएन शायद अभी भी दूसरी बहन से नाराज हैं। मुझे ऊपर जाकर ब्रदर गुएन से माफी मांगने दीजिए। उसने खड़े होने की कोशिश की, पर गिंग हा ने उसे वापस नीचे खींच लिया। वो नखरे कर रहा है, उसे गुस्सा होने का क्या हक है? आखिर वो एक टूटा हुआ लकड़ी का पपेट ही तो था। मैं उसके लिए दूसरा खरीद दूंगी जब मैं वापस आऊंगी। गिंग हा अभी कुछ और कहने ही वाली थी कि हमेशा चुप रहने वाली बड़ी बहन ग्वानिंग बोल पड़ी। वो चला गया। जैसे ही ये शब्द कहे गए, डाइनिंग टेबल पर पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। एक पल बाद ग्वान ने धीरे से अपना मुंह खोला। इतनी जल्दी चला गया? वो कहाँ गया? बटलर लियू, कौन सा ड्राइवर ग्वेन को ले जाने का इंचार्ज है? एक तरफ खड़े सफेद बालों वाले बटलर लियू हड़बड़ाते हुए आगे आए। यंग मास्टर ग्वेन हमेशा पैदल ही स्कूल जाते हैं। सच तो ये है कि बटलर लियू को भी ये बात समझ नहीं आती थी। साफ बात है कि ग्वेन भी जीयू फैमिली का मेंबर है, तो उसे पैदल स्कूल क्यों जाना पड़ता है? ग्वान ने जोर से टेबल पटकी। उसे पैदल जाने की परमिशन किसने दी? या उसे लगता है कि हमारी जीयू फैमिली एक ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर सकती? मास्टर, आपने ही कहा था जब यंग मास्टर वापस आए थे कि ज्यादा दिखावा नहीं करना है, इसलिए हमने ड्राइवर अरेंज नहीं किया, बटलर लियू ने धीरे से कहा। ग्वान पहले तो चुप हो गया। उसने सोचा था कि चूंकि मुझे बाहर से वापस लाया गया था तो यकीनन मेरी आदतें खराब होंगी। उसे डर था कि मैं कुछ ऐसा ना कर दूं जिससे जीयू फैमिली को शर्मिंदा होना पड़े, इसलिए उसने टेम्पररी तौर पर ड्राइवर अरेंज नहीं किया था। अनजाने में 1 साल बीत गया। एक पल में ग्वान ने अपना स्ट्रेस से भरा माथा रगड़ा। किसी को ग्वेन को ड्राइव करने के लिए असाइन करो। उसे मुंह खोलकर मांगना तक नहीं आता। हर दिन पैदल चलता है। ये कैसा लगता है? साफ था कि गलती उसकी थी, फिर भी वो इसका इल्जाम मुझ पर डालना चाहता था। जी मास्टर, बटलर लियू ने ऑर्डर लिया और किसी सूटेबल इंसान को ढूंढने निकल गए। मेरी मां लियू चीन ने भी ग्वान को उलाहने भरी नजरों से देखा, जैसे उसे पहले ध्यान न देने के लिए ब्लेम कर रही हों। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो मेरे लिए इतनी अच्छी थीं। उन्हें बस अपनी मां के तौर पर हुई नेग्लिजेंस, लापरवाही की वजह से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वाकई उस शाम स्कूल के बाद एक लग्जरी कार मेरे सामने आकर रुकी। यंग मास्टर, प्लीज अंदर बैठिए। सूट पहने एक यंग लड़के ने जल्दी से बाहर निकलकर मेरे लिए दरवाजा खोला और पिछली सीट पर दूसरी बहन गिंग हा बैठी थी। मैं थोड़ा हैरान रह गया। ये सब क्या हो रहा है? ये देखकर कि मैं हिला नहीं, गिंग हा ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी और सीधे हाथ बढ़ाकर मुझे अंदर खींच लिया। ड्राइवर लिटिल सियांग ने अजीब तरह से 2 बार खांसा और हमें सेफ रहने को रिमाइंड किया। फिर कार स्टार्ट कर दी। क्या हुआ? क्या तुम अभी भी उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुमसे माफी मांगूं? गिंग हा ने मुझे एक नाखुश एक्सप्रेशन के साथ देखा, पर मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रही है। मेरी तरफ से कोई रिएक्शन ना देखकर गिंग हा और ज्यादा चिढ़ गई और उसने मेरी कलाई पकड़ ली। पर जैसे ही उसने पकड़ा, उसे एहसास हुआ कि मेरी कलाई डरावनी हद तक पतली थी। उसने आखिरकार साफ देख लिया कि मेरा शरीर कितना दुबला और कमजोर था। क्या तुम हमेशा से इतने स्किनी रहे हो? हाँ, जीयू फैमिली द्वारा ढूंढे जाने और वापस लाए जाने से पहले मैं हमेशा भटकता रहता था, भूखा रहता था।
एक वक्त खाना मिलना और अगले वक्त पेट भरा होना नॉर्मल था। सर्वाइव करना आसान नहीं था। जीयू फैमिली में वापस आने के बाद भी सबकी बेरुखी की वजह से मैं अक्सर मील टाइम्स मिस कर देता था। कभी कभी जब मैं टाइम पर होता तो मुझे हर तरह के रीजंस की वजह से बीच में ही डांट दिया जाता। जाहिर है, मैं खाना गले के नीचे नहीं उतार पाता था। जीयू फैमिली सख्त रूल्स वाला एक प्रेस्टीजियस खानदान है। खाने के टाइम के बाद कुछ भी खाने या पीने की इजाजत नहीं है। जहां तक स्नैक्स और पेस्ट्रीज की बात है, एक बार डांट खाने के बाद मैंने उन्हें दोबारा कभी हाथ नहीं लगाया। मैं नहीं चाहता था कि फैमिली मुझसे नफरत करे, इसलिए मैं हमेशा बहुत ओबीडियंट आज्ञाकारी रहता था। अगर पड़ोस वाली आंटी जियांग चुपके से मेरे लिए थोड़ा खाना नहीं बचाती तो मुझे डर है कि मैं अभी से भी ज्यादा पतला होता। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे आपकी गू फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने मुझे रहने की जगह दी। एक नैनी रूम में रहना गलियों में भटकने से तो बेहतर ही है। तुम्हारा मतलब क्या है? आपकी गू फैमिली क्या होता है? गिंगहा के अंदर जो थोड़ी बहुत गिल्ट जागी थी, उसकी जगह तुरंत गुस्से ने ले ली। क्या तुम जीयू फैमिली के मेंबर नहीं हो? अगर तुमने चीजें न चुराई होती, जानबूझकर गुहुआई को धक्का न दिया होता और बाहर घटिया लोगों के साथ न घूमते, तो क्या हम तुमसे इतनी नफरत करते? मैं वाकई स्पीचलेस था। अपना सिर खिड़की की तरफ घुमा लिया। उसे और अटेंशन देने की जहमत नहीं उठाई। जीयू विला वापस पहुंचकर सजी हुई टेबल पर खाना देखकर मुझे भूख के मारे चक्कर आ रहे थे। सोकर उठने के बाद से मैंने एक दिन और एक रात से कुछ नहीं खाया था। तुम्हें अभी भी घर का रास्ता याद है? गुआन ने टेबल पटकी। अगर ये पहले की बात होती तो मैं यकीनन अपना सिर झुका लेता, कांपते हुए उसकी डांट का वेट करता। आखिर में मुझे वैसे भी खाना नहीं मिलता, सिर्फ वापस नैनी रूम में जाकर पछताने के लिए भेज दिया जाता। पर इस बार मैं शांति से बैठ गया, एक एग्रीमेंट निकाला और उसे गुआन के सामने रख दिया। जब गुआन ने एग्रीमेंट का कंटेंट साफ साफ देखा तो वो तुरंत एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा और उसने मुझे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। क्या तुम बगावत करने की कोशिश कर रहे हो? मैं फर्श पर सीधा लेट गया। अपनी सुध वापस पाने में काफी समय लगा। मेरे मुंह के कोने से खून की एक लकीर तक निकल आई। मां लियू चीन और गिंगहा दोनों इस अचानक हुए सीन से दंग रह गए। सिर्फ गू हुआई अपनी चेयर पर बैठा था, मन ही मन खुश हो रहा था। कमीने गुएन, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ की हर चीज मेरी है, तो क्या हुआ अगर तुम उनके सगे बेटे हो? लियू चिन के रिएक्ट करने के बाद वो मुझे पकड़ने के लिए दौड़ी। गुआन, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं बेहोश हो गया। कॉन्शियसनेस होश के आखिरी मोमेंट में मुझे अपनी लाइफ हाथों से फिसलती महसूस हुई। शायद इस तरह मर जाना भी अच्छा है। गुआन को भी एहसास हुआ कि उसने बहुत ज्यादा सख्ती कर दी थी। उसके चेहरे की वो सख्त नफरत गायब हो गई और उसकी जगह पैनिक, घबराहट ने ले ली। मैं बस एम्बुलेंस बुलाता हूं, जल्दी करो। बड़ी बहन ग्वानिंग, जो ये सब ड्रामा देख रही थी, अब और शांत नहीं बैठ सकी। उसने एम्बुलेंस बुलाने के लिए अपना फोन निकाला। एम्बुलेंस आने के बाद दर्जनों लोग मुझे उस पर लादने के लिए दौड़े। लियू चिन पूरे समय मेरे पास बैठी रही, मेरे लिए दुआ करती रही कि मुझे कुछ ना हो। गू हुआई भी साथ आना चाहता था, पर ग्वान ने मना कर दिया। तुम बस घर पर रहो। सबको मेरे लिए परेशान होते देख गू हुआई की आंखों में न छिपने वाली नफरत भर गई। ग्वेन, तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम वापस ही क्यों आए? पर वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसने वो सब चुराया था जो हक से मेरा था। हॉस्पिटल में मुझे ऑक्सीजन मास्क लगाया गया और इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। लियू चिन आंसुओं से भीग गई थी। वो इतनी फिक्रमंद थी कि ग्वान के सीने पर हाथ मार रही थी। अपने आप को देखो, तुम हमारे बेटे के साथ इतने स्ट्रिक्ट, सख्त कैसे हो सकते हो? मैं बस उस मोमेंट में गुस्से में था। मेनली इसकी वजह से ग्वान ने वो एग्रीमेंट दिखाते हुए कहा जो मैंने उसे पहले दिया था। उसमें साफ तौर पर फादर सन रिलेशनशिप खत्म करने की बात लिखी थी। उस पल में सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस एग्रीमेंट को यकीन न कर पाने वाली नजरों से देखते हुए वहां काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, जब तक कि ऑपरेटिंग रूम का दरवाजा नहीं खुला। सबका ध्यान वहां गया। पेशेंट की फैमिली कौन है? सफेद कोट पहने और हाथ में क्लिपबोर्ड लिए एक डॉक्टर ने पूछा। मैं उसकी मां हूं। क्या एचएन ठीक है? मिसेस गू दौड़कर आगे आईं और डॉक्टर के कंधे पकड़ लिए। उनकी आवाज में घबराहट साफ थी। डॉक्टर ने अपने सामने खड़े लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन के साथ देखा। वो सब बहुत ही लग्जरी कपड़ों में थे, साफ तौर पे अमीर लोग थे, लेकिन अंदर जो पेशेंट था वो बहुत ही ज्यादा दुबला पतला था। वो ठीक है, बस लंबे समय से मेलन्यूट्रिशन, कुपोषण की वजह से शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है। साथ ही आपने जो गिरने की बात बताई, उसे घर ले जाइए और पक्का कीजिए कि वो रेस्ट करे। उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए और वो ठीक हो जाएगा। एक्चुअली डॉक्टर भी बहुत क्यूरियस, उत्सुक थे। आखिर वो गिरा कैसे कि उसकी ये हालत हो गई? क्या ये फैमिली कुछ छिपा रही है? डॉक्टर को वो ठीक है कहते सुन लियू चिन ने आखिरकार चैन की सांस ली। तो डॉक्टर, क्या हम अब अंदर जा सकते हैं? हाँ, पर पेशेंट को परेशान मत कीजिएगा। जी, थैंक यू डॉक्टर। लियू चीन ने हॉस्पिटल के कमरे का दरवाजा खोला और धीरे से मेरे बेड के पास आईं। गुआन भी अंदर आना चाहता था,
पर बड़ी बहन ने उसे रोक दिया। डैड, आप पहले बाहर वेट कीजिए। ग्वान जानता था कि गलती उसकी है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो तो बस मुझे सबक सिखाना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरा शरीर इतना कमजोर होगा, पर वो अभी भी यही सोच रहा था कि यकीनन ग्वेन को ढंग से रहना नहीं आता और वो उनसे रिश्ता भी तोड़ना चाहता है। क्या ग्वान ने ग्वेन के साथ गलत किया था, या गू फैमिली ने? अगर जीयू फैमिली न होती तो ग्वेन अभी भी एक अनाथ होता। अब भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था कि अगर उन्होंने तब लापरवाही से मुझे खोया न होता तो मुझे इतनी मुसीबतें क्यों झेलनी पड़ती। एक नॉर्मल फैमिली की कम से कम गर्माहट भी मुझे कभी नसीब नहीं हुई। लियू चिन ने हॉस्पिटल के बेड पर मेरे पीले पड़े चेहरे को देखा। उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। वो अपना हाथ बढ़ाकर मेरे चेहरे को छूने ही वाली थीं कि मैंने झटके से अपना चेहरा हटा लिया। उनका हाथ हवा में ही अजीब तरह से रुक गया। आखिर में उन्होंने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अचेन, मम्मी सॉरी है, मेरे साथ घर चलो। ये शब्द सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैं उठकर बैठ गया। लियू चिन ने जल्दी से मुझे सपोर्ट दिया, जैसे उन्हें डर हो कि मुझे फिर से चोट लग जाएगी। आप चाहती हैं कि मैं वापस आऊं? जरूर। मेरी आंखों में इन लोगों के लिए सिर्फ मजाक था। मैं बहुत पहले ही सारी उम्मीदें खो चुका था। गू हुआई को बाहर निकाल दीजिए और मैं वापस आ जाऊंगा। उसने इतने सालों तक मेरी लाइफ हड़प कर रखी है। ये रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा तो नहीं है ना? पहले मुझे लगता था कि एक इंसान के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, भले ही खून का रिश्ता न हो। मैं गू हुआई के साथ शांति से रहने को तैयार था, उस नकली यंग मास्टर के साथ जिसने मेरी पहचान चुराई थी। पर बाद में मुझे पता चला कि गू हुआई का मेरे साथ शांति से रहने का कोई इरादा नहीं था। वो सिर्फ मुझे भगाकर मेरी पहचान पूरी तरह हथियाना चाहता था। अब जबकि ऐसा है तो मैं उसकी इच्छा पूरी कर दूंगा। ग्वेन, अनरीजनेबल मत बनो। गुइंग हाँ गुस्से भरी आंखों से मुझे देखते हुए सबसे पहले आगे आई। सही बात है, एचन ए हुआई की और कोई फैमिली नहीं है। वो बहुत बेचारा है। अगर तुम उसे अभी जाने को कहोगे तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? यहां तक कि लियू चिन का हाथ भी थोड़ा कांप गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसी डिमांड रखूंगा। कैसे सर्वाइव करेगा? वो लगभग एडल्ट जवान हो चुका है। क्या वो अपने दम पर सर्वाइव नहीं कर सकता? तो फिर मेरा क्या? पैदा होने से लेकर अब तक मैं इन सालों में कैसे सर्वाइव कर गया? मैंने ठंडी हंसी हंसी। अगर मैं एक अनाथ होकर सर्वाइव कर सकता हूं तो गू हुआई जो लगभग जवान हो चुका है क्यों नहीं कर सकता? ये सिर्फ एक बहाना है। ग्वेन, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ, डोंट पुश योर लक। बड़ी बहन ग्वानिंग, जो अब तक चुप थी, बोल पड़ी। उसे वाकई मेरे लिए थोड़ा गिल्टी महसूस हो रहा था, पर मेरी तुलना में उसे गू हुआई की ज्यादा फिक्र थी, जिसके साथ वो 10 साल से ज्यादा रही थी। अगर कोई और कंडीशन होती तो शायद वो मान जाती, पर यह तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने अपने सामने खड़े तीनों लोगों को देखा और जम्हाई ली। इस रिजल्ट का मुझे पहले से ही अंदाजा था। शायद शुरुआत से ही मेरे दिल में थोड़ी सी उम्मीद बची थी कि काश वो गू हुआई को निकालने के लिए मान जाए। जब आप ऐसा कह रही हैं तो मेरे पास क्या चॉइस है? मेरा समझौता सुनकर लियू चीन ने राहत की सांस ली। उनके दिल में वो अभी भी नहीं चाहती थीं कि उनका 10 साल का गोद लिया हुआ बेटा गू हुआई फैमिली छोड़कर जाए। आखिर उन 10 सालों का लगाव झूठा नहीं था। तो फिर चलो घर चलते हैं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मैंने उन्हें टोक दिया। तो फिर चलिए अपना रिश्ता खत्म करते हैं। तुमने क्या कहा? लियू चिन बुरी तरह कांपने लगी। भले ही उन्होंने बाहर वो एग्रीमेंट देखा था, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं ये बात सीधे मुंह पर कह दूंगा। क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो? बड़ी बहन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे महसूस हो रहा था कि मैं बदल गया हूं। पुराना मैं कभी ऐसी बातें नहीं कहता, पर वो भूल गई थी कि पुराना मैं ये भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि वो मुझे आग की लपटों में जलकर मरने के लिए अकेला छोड़ देंगे। मैंने कहा, चूंकि आप उसे जाने देना नहीं चाहती तो चलिए रिश्ता ही खत्म कर लेते हैं। मैंने हर शब्द साफ साफ बोला, इस डर से कि कहीं वो सुन न पाए। फादर गुआन, जो बाहर खड़े थे, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने जोर से दरवाजा धक्का देकर खोला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब से तुम जीयू फैमिली के मेंबर नहीं हो। ये कहते हुए उन्होंने सीधे एग्रीमेंट पर अपने साइन किए और उसे मेरे सामने जोर से फेंक दिया। उन्हें लगा कि मैं बस दिखावा कर रहा हूं और सच में रिश्ता तोड़ने की हिम्मत नहीं करूंगा। आखिर जीयू फैमिली का मेंबर बनना तो कितने ही लोगों का सपना होता है। उन्हें लगा कि कुछ ही समय में मैं रोते हुए उनके पास आऊंगा और अपनी गलती मानूंगा। एक्चुअली लियू चिन, बड़ी बहन और दूसरी बहन को भी यही लग रहा था। उन सबको लगा कि मैं बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। रिफ्रेशिंग। तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए मिस्टर ग्वान। मैंने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मैंने पास ही रखे डॉक्टर के पेन को पकड़ा और जल्दी से उस पर अपने साइन कर दिए। ये सीन देखकर वो सब वहीं सन्न रह गए। उन्होंने मरते दम तक ये नहीं सोचा होगा कि मैं सच में साइन करने की हिम्मत कर दूंगा। यहां तक कि बड़ी बहन ग्वानिंग जैसी बिजनेस आयरन लेडी भी मेरे हाथ में पकड़े पेन को यकीन न कर पाने वाली नजरों से घूरती रह गई। अब जाकर उसे समझ आया कि मुझे वाकई जीयू फैमिली की कोई परवाह नहीं है।
बदतमीज बेटे, तुम इतने बदतमीज हो। तुमने सच में साइन करने की हिम्मत की। बहुत अच्छे, चलो यहां से। फादर गुआन गुस्से के मारे कांप रहे थे। मैं भी देखता हूं कि बिना जीयू फैमिली के सपोर्ट के वो कैसे सरवाइव करेगा। बोलने के बाद वो मुड़ा और चला गया। लियू चिन उसे वापस खींचने के लिए जल्दी से आगे बढ़ीं। हालांकि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि मैं सच में रिश्ता खत्म करना चाहता हूं। आखिर मैं उनका सगा बेटा था, उनका अपना खून। गुइंग हां वहां किसी स्टैचू मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। जब पास खड़ी बड़ी बहन ने उसकी आस्तीन खींची, तब जाकर उसने रिएक्ट किया। ग्वेन, बाद में हमारे पास रोते और गिड़गिड़ाते हुए मत आना। ग्वानिंग को इस मोमेंट पर भी यही लग रहा था कि ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी परवाह नहीं है, बल्कि मैं बस उनका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा हूं। उसे लगा कि जल्द ही मैं पहले की तरह उनके पास भाग कर आऊंगा और भीख मांगूंगा। रुकिए। जैसे ही वो जा रहे थे, मैंने उन्हें रुकने के लिए आवाज दी। ग्वानिंग मन ही मन मुस्कुराई। उसे पता था, मैं बस दिखावा कर रहा था। जैसे ही उसने उन्हें जाते देखा, मैं और शांत नहीं बैठ सका। इस बार वो मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी। सिर्फ इस बात पर कि मैं गू हुआई को बाहर निकालना चाहता था, ये दिखाने के लिए काफी था कि मेरा दिल कितना पत्थर का है। लियू चिन ने भी चैन की सांस ली। शुक्र है, जब तक अचेन अपनी गलती मान लेता है, वो इस बात को और आगे नहीं बढ़ाएगी। चाहे कुछ भी हो, हम फिर भी एक फैमिली हैं। लेकिन मैंने एक बैंक कार्ड निकाला। आपने मुझे जो पैसे दिए थे, मैंने उनमें से एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। ये टोटल कुछ 10,000 के आसपास हैं। साथ ही आपके घर पर रहते हुए मेरा खाना और स्कूल की फीस, वो भी कुल मिलाकर कुछ 10,000 ही होंगे। मैं इसे आपके लिए राउंड फिगर कर देता हूं। ये कहते हुए मैंने मेडिकल रिकॉर्ड से एक खाली पन्ना फाड़ा और उस पर एक IOU कर्ज का पर्चा लिख दिया। फिक्र मत कीजिए, इसे अपने पास रखिए। जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा और पार्ट टाइम काम कर सकूंगा, तब मैं आपको ये सब चुका दूंगा। इस मोमेंट पर फादर गुआन का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं वाकई उनके साथ एक क्लियर लाइन खींचना चाहता हूं। लियू चिन का चेहरा भी बेहद पीला पड़ गया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पिछले 1 साल में उन्होंने मुझ पर जो पैसे खर्च किए, जिसमें ट्यूशन फीस भी शामिल थी, वो कुछ 10,000 तक भी नहीं पहुंचे थे। जबकि सब जानते थे कि गू हुआई की हर हफ्ते की पॉकेट मनी ही कुछ 10,000 से ज्यादा थी। ये देखते हुए कि उनका IOU लेने का कोई इरादा नहीं है, मुझे उसे वापस रखना पड़ा। हॉस्पिटल के कमरे की उस सफेद छत को देखते हुए मुझे अपने दिल में एक ऐसी हल्कापन महसूस हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। शायद मैं कभी इस रिश्ते को सच में संजोकर रखता था, पर अब और नहीं। फादर गुआन और बाकी लोगों के विला लौटने के बाद फादर गुआन ने गुस्से में डाइनिंग टेबल पर रखा एक महंगा फूलदान चकनाचूर कर दिया। इस बदतमीज की ये हिम्मत! क्या हमारी गू फैमिली ने उसके साथ कोई गलत किया है? गू हुआई ऊपर छिपा हुआ ये सब सुन रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। लगता है ग्वेन ने उन्हें फिर से गुस्सा दिला दिया। ये वो खुद अपनी मौत मांग रहा है। मुझे दोष नहीं दे सकते। बटलर लियू, मुझे उस लड़के के कमरे में ले चलो। उसका सारा सामान बाहर निकालो। फादर गुआन गुस्से में दहाड़े। उन्हें यकीन नहीं था कि मैं जीयू फैमिली छोड़कर सरवाइव कर पाऊंगा। हालांकि बटलर लियू थोड़े हिचकिचा रहे थे, पर वो मन ही मन सिर्फ आह भर सके। मैं भी चलूंगी, गोइंग हां बोल पड़ी। उस किड के हाथ हमेशा से गंदे रहे हैं। उसने पहले भी बड़ी बहन का नेकलेस चुराया था। क्या पता उसने और क्या क्या छिपा रखा हो। लेकिन जब फादर गुआन और बाकी लोगों ने मेरा कमरा देखा तो वो पूरी तरह सन्न रह गए। एक छोटा सा सिंपल बेड, एक डेस्क जिसपे कुछ छोटी चीजें सजी हुई थीं, एक छोटी अलमारी जिसमें कपड़ों के कुछ सेट थे। इनके अलावा वहां कुछ भी नहीं था। लियू चिन भी सदमे के मारे कुछ बोल नहीं पाईं। अपना मुंह ढंक कर उनके आंसू लगातार गिरते रहे। एक माँ के तौर पर वो पिछले लगभग 1 साल से अपने सगे बेटे के कमरे में नहीं आई थीं। क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक नहीं था? बायस्ड भेदभाव करने वाले लोगों को कभी महसूस नहीं होता कि वो भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिल पहले से ही टेढ़े होते हैं। ग्वानिंग डेस्क पर रखी छोटी चीजों को खाली नजरों से घूरती रही। वहां वो छोटा पौधा था जो उसने दिया था। वहां वो फोटो फ्रेम था जो तीसरी बहन ने दिया था। वह पौधा हरा भरा और घना बढ़ रहा था। यह साफ था कि मैंने इसकी बहुत सावधानी से देखभाल की थी। अचानक ग्वानिंग ने अपने पास खड़ी दूसरी बहन गिंग हां की तरफ देखा। ग्वेन का वो लकड़ी का पपेट, हाँ वही जो मैंने उसे दिया था। गोइंग हां को याद आया कि उसने तब मुझे कैसे डांटा था। अचानक उसे बहुत अजीब महसूस होने लगा। तो उसकी नज़रों में ये चीज़ें वाकई इतनी इंपॉर्टेंट ज़रूरी थीं। फिर उसने इसे तोड़ा क्यों? मास्टर, क्या हमें अभी भी इसे साफ करना चाहिए? बटलर लियू ने सही मौके पर पूछा। उन्हें भी मेरे लिए मन ही मन अफसोस हो रहा था। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार मुझे अपनी फैमिली की फिक्र नसीब हुई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस मोमेंट पर फादर गुआन भी सदमे में वहीं खड़े रह गए। वो ओरिजिनली बस मुझे डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाना चाहते थे।
उन्हें लगता था कि जीयू फैमिली का मेंबर होने के नाते किसी को भी फालतू खर्च या ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पिछले 1 साल से मैं इतनी बदहाली में रह रहा था। गुआन, मैं तुम्हें बता रही हूं, अगर तुम एचेन को ढूंढकर वापस नहीं लाए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लियू चिन अब और खुद को रोक नहीं पाई। वो फादर गुआन पर चिल्लाईं और अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ीं। पर इस सबका क्या फायदा था? देर से मिला प्यार घास और कचरे से भी सस्ता होता है। और तो और उस एग्रीमेंट पर पहले ही साइन हो चुके थे। जब तक लियू चिन दोबारा हॉस्पिटल पहुंची, मैं बहुत पहले ही बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। उन्होंने कई दिनों तक मुझे ढूंढा पर कोई खबर नहीं मिली, जब तक कि आज क्लासरूम का दरवाजा नहीं खुला। प्रिंसिपल ने क्लास में बैठे स्टूडेंट से पूछा, ग्वेन कौन है? एक मोमेंट के लिए बाहर आओ। मैंने जल्दी से अपनी किताब नीचे रखी। प्रिंसिपल को मुझसे क्या काम हो सकता है? ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये तुम्हारी माँ और बहनें हैं। क्या तुम इन्हें जानते हो? प्रिंसिपल जानते थे कि मैं बचपन से ही अनाथ रहा हूं। वो अपने पीछे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर आए थे, इस डर से कि कहीं ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकर्स, मानव तस्कर न हों। क्लासमेट्स क्यूरियस होकर दरवाजे के बाहर देखने लगे। वाह, ये लोग कौन हैं? ये सच में बहुत खूबसूरत हैं। भले ही उन तीनों ने सनग्लासेस पहने थे, पर उनका ऑरा आभा छिपाना मुश्किल था। एचिन, तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे? लियू चिन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके आंसू तुरंत गिर पड़े, लेकिन मैंने उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दिया। मैंने अपना हाथ सीधे पीछे खींच लिया। मैं आप लोगों को नहीं जानता, प्लीज यहां से जाइए। इतना कहकर मैं सीधा क्लासरूम में वापस चला गया। ये देखकर प्रिंसिपल ने लियू चिन को रोक दिया, जो क्लास में घुसना चाहती थीं। चूंकि वो आपको नहीं जानता, प्लीज यहां से जाइए। इतना कहकर वो सिक्योरिटी बुलाने ही वाले थे। अब तक जीयू फैमिली के अलावा किसी को नहीं पता था कि मैं उनका खोया हुआ बेटा हूं। तीसरी बहन गुइंग शुअर, जो अब तक खामोश थी, उसने अपने चेहरे से सनग्लासेस हटा दिए। उसकी पॉपुलैरिटी आजकल आसमान छू रही थी। ये ग्वेन सच में अपनी किस्मत को ज्यादा आजमा रहा है, ये कहने की हिम्मत कर रहा है कि वो हमें नहीं जानता। लियू चिन ने आह भरते हुए कहा, चलो अभी वापस चलते हैं, हम कल फिर आएंगे। क्या हमें फिर से आना होगा? गुइंग शुअर थोड़ा नाखुश थी। मेरी मानो तो बस थोड़ा वेट करो। जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा, वो खुद ब खुद वापस आ जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि मैं बस भाव खाने, हार्ड टू गेट का गेम खेल रहा हूं। उसे लगा कि कुछ दिन इग्नोर करने पर मैं खुद बिल्ली की तरह वापस आ जाऊंगा। लियू चिन कुछ कहना चाहती थी, पर गुइंग शुअर उन्हें बिना कुछ बोले खींचकर ले गई। ग्वानिंग ने भी मेरी क्लास की तरफ देखा। उसे मेरे लिए गिल्टी तो महसूस हो रहा था, पर उसकी ज्वेलरी चोरी होने वाली बात भी तो सच थी। उसे लगा कि अगर ये सच में मेरा कोई गेम है तो इससे अच्छा है कुछ दिन वेट किया जाए। शायद मैं खुद दरवाजे पर माफी मांगने और वापस आने की भीख मांगने आऊं। जल्दी चलो बड़ी बहन, आज गू हुआई का बर्थडे है। क्या आपने उसके लिए गिफ्ट्स तैयार किए हैं? गोइंग शुअर ने याद दिलाया। बिल्कुल किए हैं। सालों पहले वही था जिसने मुझे पानी में डूबने से बचाया था। वो मेरा सबसे प्यारा छोटा भाई है, ग्वानिंग ने कहा। इस वक्त हाई सिटी के प्लैटिनम हैंक होटल के गेट पर लोगों की भारी भीड़ थी। वहां लग्जरी कारों का तांता लगा था। मेरे बेटे की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी, जवान होने की रस्म में आने के लिए आप सबका शुक्रिया। अब डिनर पार्टी शुरू होती है। जैसे ही फादर गुआन ने अपनी बात खत्म की, शहर के बड़े घरानों के दर्जनों यंग मास्टर्स और लेडीज ने गू हुआई को घेर लिया और गिफ्ट्स देने की होड़ लग गई। गू हुआई का चेहरा खुशी से चमक रहा था। ग्वेन सच में चला गया। अब ये पूरी जीयू फैमिली मेरी है। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दो ग्वेन। तुम्हें वापस आना ही नहीं चाहिए था। एक शानदार गाउन पहने गिंग, हाँ, कुछ खोई खोई सी लग रही थी। क्या हुआ? बड़ी बहन ग्वानिंग ने पूछा। कुछ नहीं, बस अचेन के बारे में सोच रही थी। ये सुनते ही ग्वानिंग भी खामोश हो गई। वाकई आज मेरा भी बर्थडे था। बड़ी बहन, दूसरी बहन, मेरे गिफ्ट्स कहाँ हैं? गू हुआई उनके पास आकर बैठ गया और उम्मीद से गिफ्ट्स मांगने लगा। ग्वानिंग ने अपने पीछे से एक कीमती बॉक्स निकाला। ये पाटेक फिलिप वॉच है। क्या तुम्हें पसंद आई? मुझे ये बहुत पसंद है। थैंक यू बड़ी बहन, गू हुआई ने खुशी से कहा। फिर वो गिंग हाँ की तरफ मुड़ा। दूसरी बहन, मेरा गिफ्ट कहाँ है? आप भूल तो नहीं गई ना? गोइंग हाँ अपनी सोच से बाहर आई। मैं कैसे भूल सकती हूँ? छोटे भाई, ये पोर्शे कार है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। अब तुम एडल्ट हो गए हो, तुम्हारी अपनी कार तो होनी ही चाहिए। पर गू हुआई को ये नहीं पता था कि गिंग हाँ के पीछे एक छोटा बॉक्स और भी था। उसके अंदर वही लकड़ी का पपेट था जिसे मैंने पहले जमीन पर पटक कर तोड़ दिया था। मैं जरा बाहर जा रही हूँ। इससे पहले कि गू हुआई थैंक यू कह पाता, गिंग हाँ वो छोटा बॉक्स लेकर वहां से निकल गई। जब मैं अनाथालय ऑर्फनेज वापस पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां अंदर कोई नहीं है। क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ हो गई? मैंने घबराकर दरवाजा खोला और तभी एक जोर का पॉप हुआ। आसमान से कॉन्फिटी, कलरफुल कागज उड़ने लगे और मेरे कंधों पर गिरने लगे।
ब्रदर गुएन हैप्पी बर्थडे। 1 दर्जन बच्चे किसी बंदर की तरह मुझ पर झपट पड़े। ब्रदर गुएन, ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। मैंने इसे खुद आपके लिए ड्रॉ किया है। शाओचियाओ नाम की एक छोटी बच्ची ने मुझे एक ड्राइंग दी जिसमें ढेर सारी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें थीं। मैं उसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का नमूना कह सकता था, पर मैंने उसे पूरी खुशी के साथ एक्सेप्ट किया। ब्रदर गुएन, ये मेरा लट्टू स्पिनिंग टॉप है, फ्लेम टॉर्नाडो। इसे संभाल कर रखना। और ये मेरे अल्ट्रामैन कार्ड्स भी। अपने सामने इन अजीबो-गरीब गिफ्ट्स, लट्टू, योयो, अल्ट्रामैन कार्ड्स को देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं या रोऊं, पर मैंने उन्हें पूरी इज्जत के साथ लिया क्योंकि मैं जानता था कि इन बच्चों के लिए ये चीजें दुनिया की सबसे कीमती चीजें थीं जो वो मुझे दे सकते थे। सब नीचे उतरो। क्या तुम ब्रदर गुएन को दबाकर मार डालोगे? 15-16 साल की एक लड़की आगे आई। बच्चे उसे देखकर किसी जंगली जानवर की तरह अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। उस लड़की ने मुझे पेपर क्रेन, कागज के पक्षी से भरा एक जार दिया। ये तुम्हारे लिए है। मेरा दिल भर आया। ये उसने क्लास के बाद अपने खाली समय में खुद अपने हाथों से बनाए थे। गुएन, ज्यादा मत सोचो। मैंने ये खरीदे हैं, खुद नहीं बनाए। म्यू वांटिंग ने थोड़ी घबराहट में सफाई दी। मैंने उसके छोटे से सिर को सहलाया। थैंक यू। जैसे ही बर्थडे सॉन्ग बजने लगा, मेरी आंख से एक आंसू टपक पड़ा। अपनी पास्ट लाइफ में मैं अपना सब कुछ उन सोकॉल्ड रिश्तेदारों पर लुटा रहा था और उन लोगों को इग्नोर कर रहा था जो मुझसे सच में प्यार करते हैं। पता चला कि इस अंधेरी रात में भी मेरे लिए एक मोमबत्ती जल रही है। भले ही ये मोमबत्ती हल्की है, पर यह सिर्फ मेरी है। ठीक है, अब लाइट्स जलाओ। मैं तुम लोगों के लिए केक काटूंगा। मैंने मोमबत्ती बुझाई, पर कोई विश नहीं मांगी। झूठी उम्मीदों पर यकीन करने से बेहतर है कि मैं खुद पर यकीन करूं। सबको केक का बस एक छोटा सा टुकड़ा मिला। म्यू वांटिंग ने देखा कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं बचाया, तो वो थोड़ा नाराज हो गई। उसने अपना हिस्सा मेरे सामने कर दिया। ये हिस्सा तुम्हारे लिए है। ज्यादा मत सोचो, मैं डाइटिंग पर हूं। मैंने म्यू वांटिंग को देखा जो मुझसे भी ज्यादा दुबली थी और मुस्कुरा दिया। मैंने बस चखने के लिए एक छोटा टुकड़ा लिया। अनाथालय के बाहर एक शानदार गाउन पहने एक लड़की इधर उधर टहल रही थी। आखिर में गिंग हा ने अपना मन बना लिया। अपना गाउन उठाकर उसने अनाथालय की उस पुरानी दहलीज पर कदम रखा। गुइंग हा को देखकर मैं बस एक आह भर सका। क्या मैंने वो घर गुहुआई और उन लोगों के लिए नहीं छोड़ दिया था? वो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? क्या वो तभी संतुष्ट होंगे जब मैं उनके लिए आग में जलकर मर जाऊंगा? मिस गू, अगर आपको यहां कोई काम नहीं है तो प्लीज वापस जाइए। गिंगहा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ घर चलो। जब तक तुम माफी मांग लोगे वो कुछ नहीं कहेंगे। मेरे दिल में एक दुख की लहर उठी। तो प्लीज मुझे बताइए मिस गू, मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए और मेरी गलती क्या थी? गुइंगहा काफी देर तक हकबकाती रही, जैसे उसके गले में कोई मछली का कांटा फंस गया हो। वो एक शब्द नहीं बोल पाई। वो जानती थी कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। वो बस अब भी यही सोच रही थी कि मैं पहले जैसा ही हूं। चाहे मेरी गलती हो या न हो, मुझे ही हमेशा पहल करके अपनी गलती माननी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। उन्हें लगता था कि मैं एक जंगली बच्चा हूं जिसे बाहर के तौर तरीके नहीं पता। तुम्हें धमकी नहीं देनी चाहिए थी। तुमने हमारे साथ ऐसा धमकी क्यों किया? ग्वेन, तुम गू हुआई को बाहर निकालने पर इतने क्यों अड़े हुए हो? एक तरफ 10 साल के लगाव वाला गोद लिया हुआ भाई है, तो दूसरी तरफ खून के रिश्ते वाला सगा भाई। तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो कि मैं किसे चुनूं? इतने जिद्दी मत बनो। शुरुआत से लेकर अंत तक क्या आप लोगों ने कभी मुझे अपना सगा भाई माना भी है? मैंने पलटकर पूछा। जब भारी बारिश हो रही थी तब आपने मुझे एक दिन और एक रात बाहर घुटनों के बल बैठाए रखा। मुझे तेज बुखार था, जबकि आप उस नकली भाई के लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने में बिजी थे। अब बहस करने का कोई फायदा नहीं था। मैंने एक ठंडी आह भरी। छोड़िए, बस जाइए यहां से। अपनी पास्ट लाइफ में सोकॉल्ड फैमिली से उम्मीद रखने जैसी बेवकूफ़ी मैं एक बार कर चुका था, जो काफ़ी थी। लेकिन गिंगहा ने पागलों की तरह मेरा हाथ पकड़ रखा था। आई एम सॉरी, मैं पहले गलत थी। मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। ये वो बर्थडे गिफ्ट है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। ये कहते हुए उसने एक छोटा बॉक्स खोला। उसके अंदर वही चीज़ थी जिसे मैंने चकनाचूर कर दिया था, और अब उसने अपने हाथों से उसके टुकड़े जोड़ दिए थे। मैंने इसे खुद जोड़ा है। मैंने उस लकड़ी के पपेट को उठाया और उसे गौर से देखा। थैंक यू। लेकिन अगले ही सेकंड गिंगहा की खौफजदा नजरों के सामने मैंने उस पपेट को सीधे पास के डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने खुद अपने हाथों से उस चीज को फेंक दिया जिसे मैं कभी अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझता था। जब गुइंगहा बेजान और बुझी हुई रूह के साथ घर लौटी तो सब लिविंग रूम में काफी समय से उसका वेट कर रहे थे। तुम्हारे भाई की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी थी, तुम कहाँ गई थी? फादर गू बहुत गुस्से में थे। तब जाकर गिंगहा होश में आई और उसने एक एक शब्द साफ साफ बोला, मैं अचेन से मिलने गई थी। एक जोरदार धमाके के साथ फादर गू ने कांच का कीमती गिलास सीधे फर्श पर दे मारा। तुम्हें उससे मिलने जाने की परमिशन किसने दी? गू हुआई साइड में खड़ा अपनी मुट्ठियां भींच रहा था,
नाखून मांस में गहरे धंस रहे थे, पर उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। ग्वेन, तुम वहीं मर क्यों नहीं गए? तुम्हें मर जाना चाहिए था। आज अचेन का बर्थडे है, गिंग हा ने फुसफुसाते हुए कहा। ये शब्द निकलते ही वहां सन्नाटा छा गया। यहां तक कि फादर गू जो गालियां चिल्लाने वाले थे वो भी उनके गले में अटक गईं। अगर बाहर वालों को पता चल जाता कि जीयू फैमिली ने एक नकली यंग मास्टर के लिए इतनी बड़ी सेरेमनी रखी और अपने सगे बेटे को घर से बाहर निकाल दिया तो पता नहीं कितनी बातें होती। लियू चिन की आंखें तुरंत लाल हो गईं। एक मां होने के नाते वो अपने सगे बेटे का बर्थडे भूल गई थीं। मैं वापस जा रही हूं, गुइंग हा ने दुखी होकर कहा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने उसके सामने ही वो पपेट फेंक दिया जिसे उसने खुद जोड़ा था। पास्ट में तो मैं हमेशा उसकी बात सुनता था। उसने तो मुझे बस कुछ बातें ही सुनाई थीं। पर उसने मुझे डांटा क्यों था? शायद इसलिए क्योंकि गू हुआई ने गलती से पपेट की बांह तोड़ दी थी। पर गू हुआई का वो मतलब नहीं था। उसने तो बस कहा था कि वो क्यूरियस था और उसे देखना चाहता था। अचानक गिंग हा को कुछ एहसास हुआ। गू हुआई के पास तो किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर उसने मेरा लकड़ी का पपेट क्यों छीना? ये समझते ही वो पूरी तरह पैनिक हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब कैसे हो गया? आई एम सॉरी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। लियू चिन ने पागलों की तरह ड्राइवर को कार तैयार करने का ऑर्डर दिया। वो अपने बेटे को ढूंढना चाहती थी। बस करो, आज बहुत देर हो गई है। कल वो और बच्चे तुम्हारे साथ चलेंगे। फादर गू उठे और अपने कमरे में चले गए। गोइंग शुअर थोड़ा कंफ्यूज थी। वो इस फैमिली का मेरे प्रति भेदभाव साफ महसूस कर सकती थी। ऐसा लगता था कि मैं जो भी करूं वो गलत ही है। पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो ये बात बोले, क्योंकि एक बार मेरा साथ देने की वजह से उसे बहुत डांट पड़ी थी, जबकि वो मेरी गलती नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि जब सब किसी को गलत मानते हैं तो वो इंसान गलत ही होता है। ग्वानिंग ने गिंग हा के कमरे का दरवाजा खोला। उसे रोता देख उसने आह भरी। तीसरी बहन, अब सो जाओ। कल अचेन को सब साफ साफ समझा देना। गिंग हा ने अपना सिर हिलाया। वो मुझे माफ नहीं करेगा। ग्वानिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। हमें उसकी माफी की क्या जरूरत है? उसने मेरी ज्वेलरी चुराई और गू हुआई को टारगेट किया। क्या ये सच नहीं है? अगले दिन मेरे दिमाग में खुद पैसे कमाने का आइडिया आया। सड़क पर स्टॉल लगाना, पर उसके लिए कुछ स्टार्टअप कैपिटल पूंजी चाहिए थी। धीरे धीरे काम करके पैसे बचाने होंगे। तभी कई लग्जरी कारें तेजी से मेरी तरफ आईं। वो गू फैमिली के लोग थे। वो जल्दी से कार से उतरे और मेरी तरफ दौड़ पड़े। क्या बात है आंटी लियू? आपको मुझसे क्या काम है? मैं बस उन्हें जल्दी से भगाना चाहता था। ये शब्द सुनते ही लियू चिन के दिल पर जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं उन्हें मम्मी तक नहीं कहूंगा। गू हुआई की आंखें थोड़ी लाल थीं। उसने मुझे पीछे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, पर मैंने उसे झटक दिया। लानत है, एक जवान मर्द होकर दिन भर बेचारा बनने की एक्टिंग करते हो। क्या तुम्हें घिन नहीं आती? गू हुआई वहीं सन्न रह गया। उसे कभी किसी ने ऐसे नहीं डांटा था। उसकी आंखों में नफरत की एक चमक आई और गायब हो गई। लियू चिन भी मुझे यकीन न कर पाने वाली नजरों से देख रही थीं। उनकी याद में मैंने कभी किसी को डांटा नहीं था। अपने सामने इन लोगों को सन्न देख मेरा मूड काफी अच्छा हो गया। वाकई गालियां देने से दिल काफी साफ महसूस होता है। ब्रदर ग्वेन, अगर आप वापस आने के लिए मान जाएं तो मैं वो सब करूंगा जो आप कहेंगे, चाहे आप मुझे ये घर छोड़ने के लिए कहें। गू हुआई ने फिर एक्टिंग शुरू कर दी। फिर से वही ड्रामा। मैं ये सब देख देख कर थक गया था। ऊपर से वो मेरा साथ दे रहा है, पर हकीकत में वो मुझे फंसाना चाहता है। क्यों? तुम्हारा भाई वैसा इंसान नहीं है, है ना एचन? लियू चिन ने मिन्नत भरी नजरों से मुझे देखा। उन्हें लगा कि मैं सच में उसे बाहर नहीं निकालूंगा। उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि हॉस्पिटल में मैंने जो कहा था वो बस गुस्से में था। अगर आप लोग सिर्फ इसके लिए आए हैं तो मेरे पास आपका मनोरंजन करने का टाइम नहीं है। सिर्फ गिंग हाँ जानती थी कि मैं ये सब चिढ़ में नहीं बोल रहा था। रुको, मम्मी तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लाई है। लियू चिन ने जल्दी से एक छोटा सा कीमती बॉक्स निकाला। मैंने हाथ हिलाकर मना कर दिया। इसे वापस ले जाइए, मेरा बर्थडे खत्म हो गया है। इतना कहकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया और चला गया। कल मेरा बर्थडे था, आज गिफ्ट देने का क्या मतलब? अपने सगे बेटे को घर से निकाल दिया ताकि गू हुआई कंफर्टेबल आराम से रह सके, और अब मुझे ढूंढने आए हो? अगर ये घटियापन नहीं है तो क्या है? आचिन, दरवाजा खोलो। लियू चिन चाहे जितना चिल्लाती रहीं, उन्हें मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो सब हताशा में वहां से चले गए। वापसी के रास्ते में गू हुआई लियू चिन के बगल में बैठा था। उसने अपनी बातों से लियू चिन को सांत्वना दी, लेकिन वो मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। गिंग हा, जो अब तक खामोश थी, उसने अचानक गू हुआई की तरफ देखा। सीरियसली गू हुआई, क्या तुमने तब जानबूझकर ग्वेन का लकड़ी का पपेट तोड़ा था? जैसे ही ये शब्द निकले, उस बड़ी कार में अचानक सन्नाटा छा गया। दूसरी बहन, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
गू हुआई की आंखें पल भर में फिर से लाल हो गईं। लियू चीन भी वक्त रहते गू हुआई के बचाव में उतर आईं। क्या ये सिर्फ एक लकड़ी का पपेट नहीं है? गू हुआई का वो मतलब नहीं था, लेकिन वो लकड़ी का पपेट मैंने अचेन को दिया था। तुमने उस पपेट को लेने की जिद क्यों की थी? गोइंग हाँ एक एक कदम आगे बढ़ती गई। गू हुआई एक पल के लिए स्पीचलेस हो गया और बस हकलाते हुए सफाई देने लगा। मैं तो बस क्यूरियस था। तीसरी बहन, मैं ब्रदर गुएन को हर्जाना दे सकता हूं, बस वो मुझे माफ कर दें। मैं कुछ भी करूंगा। ये देखकर लियू चीन ने जल्दी से गू हुआई को गले लगा लिया। बस करो चिंग हाँ। गू हुआई का वो मतलब नहीं था। मम्मी को ऐसा करते देख गिंग हाँ का सिर फटने लगा, पर उसने और कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठ गई। इसी बीच गू हुआई का मासूम चेहरा, जिसे दूसरे नहीं देख सकते थे, धीरे धीरे बिगड़ने लगा। वो मुझसे नफरत करता था। दूसरी बहन पहले हमेशा उसका साथ देती थी, आज वो मेरे लिए उस पर सवाल क्यों उठा रही है? इससे उसके अंदर एक क्राइसिस, संकट की भावना जाग गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी जगह सच में वो ले लेगा। क्या होगा अगर उसे सच में बाहर निकाल दिया गया? नहीं, उसे ग्वेन को गायब करना ही होगा। चूंकि कुछ साल पहले वाला प्लान तुम्हें नहीं मार सका, तो मैं इसे दोबारा करूंगा। ग्वेन, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी बार बच सकते हो। पूरे रास्ते कोई नहीं बोला। गूविला लौटने के बाद गिंगहा ने मुझसे दोबारा मिलने के लिए कुछ दिन वेट करने का प्लान बनाया। वो सब कुछ साफ साफ पूछना चाहती थी। फादर गुआन ने देखा कि मैं वहां नहीं हूं, तो उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी। उनके दिल में नफरत की एक लहर उठी। वो बदतमीज अब भी वापस आने से मना कर रहा है। उसे कह दो कि अगर वो अब भी वापस नहीं आता तो इस लाइफ में दोबारा जियो विला में कदम रखने का सपना भी न देखे। अब भी उन्हें लगता है कि इस तरह की धमकी मुझ पर काम करेगी। ये सुनकर गोइंग हाँ बस बेबसी से अपना सिर हिला सकी। बड़ी बहन ग्वानिंग ने भी गुस्से में अपनी बाहें सिकोड़ी। सही बात है। वैसे भी ग्वेन ने सच में मेरी ज्वेलरी चुराई और उसे बेड के नीचे छिपाया था। अगले दिन मैं स्कूल गया। क्लास ब्यूटी सुआरो ने मुझे प्यार से भरा एक लेटर दिया और फिर जल्दी से भाग गई। उसे डर था कि कहीं मैं उसे एक आवारा लड़की न समझूं, पर उसने बचपन से कभी किसी को डेट नहीं किया था। लेटर लिखना तो दूर की बात थी, पर वो जानती थी कि अगर उसने अभी वक्त नहीं निकाला तो उसे कहने का मौका शायद कभी न मिले। शायद मुझे खुद याद नहीं कि सालों पहले क्या हुआ था। अगर मैं न होता तो वो अब तक किसी घने जंगल या पहाड़ में किसी बूढ़े कुंवारे की बीवी बनने के लिए किडनैप कर ली गई होती। जब मैं उसकी नज़रों में दोबारा आया तो उसका दिल जैसे बाहर आने को तड़पने लगा, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई बोलने की, क्योंकि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज, जन्मजात हृदय रोग की पेशेंट होने के नाते सुआनरो बचपन से समझ गई थी कि उसकी लाइफ किसी भी पल खत्म हो सकती है। इसलिए वो कभी किसी के साथ गहरे रिश्ते में नहीं जुड़ी, इस डर से कि उसके जाने से उन लोगों को दुख होगा जिन्हें वो चाहती है। पर उस साल जब मेरे दुबले शरीर ने उसके सामने एक ऊंची दीवार की तरह ढाल बनकर उसे बचाया, तो उसने एक अनोखी सिक्योरिटी सुरक्षा महसूस की। जब मैं दोबारा दिखा तो वो खुद को और नहीं रोक पाई। वो जानती थी कि ऐसा करना बहुत सेल्फिश है। लेटर भेजने के बाद उसे बहुत पछतावा हुआ, पर सेल्फिश होना इंसानी फितरत है। जो आप चाहते हैं उसे पाना कोई गलत बात नहीं है। दोपहर में स्कूल खत्म होने तक सुआरो का दिल अब भी अटका हुआ था। वो सोच रही थी, क्या होगा अगर मैंने मना कर दिया? जब मैं अपनी सीट से उठा तो वो भी तुरंत खड़ी हो गई और चुपके से मेरे पीछे चल दी। स्टूडेंट ग्वेन, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। सॉरी, मेरा अभी डेटिंग का कोई इरादा नहीं है। मैंने उसे कोई उम्मीद नहीं दी। मैं जानता हूं कि वो एक अच्छी लड़की है, इसीलिए मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। स्टूडेंट ग्वेन, क्या आपको मैं 5 साल पहले वाली याद हूं? आपने मुझे बचाया था। तभी मुझे वो लड़की याद आई जिसे उस साल ह्यूमन ट्रैफिकर्स ले जाने ही वाले थे। स्टूडेंट ग्वेन, वो मैं ही हूं, है ना? सुआनरो की आवाज कांप रही थी। स्टूडेंट ग्वेन, तुम मेरी बात मानोगे ना? अचानक सुआनरो की सांसें फूलने लगीं। उसने अपने बैग में कुछ ढूंढने के लिए हाथ डाला। मैंने जल्दी से उसके बैग से मेडिसिन निकाली और उसके मुंह में डाल दी। फिर मैं उसे, जिसकी हालत अब थोड़ी बेहतर थी, डिस्पेंसरी इन्फर्मरी ले गया। डॉक्टर ने सिचुएशन समझने के बाद कुछ नहीं कहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैंने मना क्यों किया। इतनी खूबसूरत लड़की, पर वो नहीं जानते थे। आग की लपटों में जलकर मरने के बाद से मैं जैसे प्यार का एहसास ही खो चुका हूं। मैं अब आसानी से किसी और के प्यार पर भरोसा नहीं कर पाता। ये प्यार का एक डर है। अचानक सुआरो ने अपना मन बना लिया, चूंकि मैं पहले ही इतनी सेल्फिश हो चुकी हूं तो मुझे आखिर तक सेल्फिश रहने दूं। डॉक्टर लियू, क्या आप स्टूडेंट ग्वेन को वापस बुला सकते हैं? जब मैं दोबारा सामने आया तो सुआरो का पीला खूबसूरत चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया। स्टूडेंट ग्वेन, एक्चुअली मुझे कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। सॉरी, मुझे ये तुमसे पहले नहीं छिपाना चाहिए था। कंजेनिटल हार्ट डिजीज। मेरी भौहें और ज्यादा सिकुड़ गईं। मैं शायद ज्यादा समय तक जिंदा न रहूं, सुआरो ने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी पहले सर्जरी हुई थी, पर उसका असर बहुत कम हुआ।
डॉक्टर ने कहा कि शायद मैं एडल्ट होने तक भी न जी पाऊं या किसी भी पल मर सकती हूं। फिर उसने मेरी तरफ देखा और अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल शब्द कहे, स्टूडेंट गुएन, 1 महीना, ठीक है, बस 1 महीना। इस खातिर कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं तुमसे भीख मांगती हूं। बोलने के बाद उसके आंसू लगातार गिरते रहे। उसकी दोबारा मेरा चेहरा देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा कि एक पेशेंट होने का फायदा उठाकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल, मॉरली बाइंड करना उसे एक सेल्फिश और बेशर्म औरत बना रहा है। ठीक है, मैंने उसे हॉस्पिटल के बेड पर देखा और आखिर में अपना सिर हिला दिया। मैं प्यार पाने की उस तड़प को समझता हूं और उससे भी ज्यादा उस दर्द को जब आप किसी ऐसी चीज की चाहत रखते हैं जो मिल नहीं सकती। मैं नहीं चाहता कि वो भी इस एहसास से तड़पे। शायद मेरे लिए उसकी फीलिंग्स बस टेम्पररी हैं, या शायद कोई गलत फहमी जहां वो एहसान और भरोसे को प्यार समझ रही है, पर वक्त उसे सब समझा देगा। सुआनरो जल्दी से उठकर बैठ गई और अपने छोटे ठंडे हाथों से मेरा हाथ थाम लिया। ब्रदर गुएन, क्या आपको याद है? आपने तब भी मेरा हाथ ऐसे ही पकड़ा था और हम बहुत लंबी देर तक चले थे। वाकई बहुत सावधानी या बीमारी अपने क्लास टीचर को बता देना। डॉक्टर लू ने बेबसी से हमें देखा। उन्हें लगा कि उन्हें जबरदस्ती लव बर्ड्स का रोमांस दिखाया जा रहा है, पर उन्हें सुआनरो के लिए ज्यादा हमदर्दी थी। अफसोस कि वो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट नहीं है। शायद वो डॉक्टर ल्यू अपने मेंटर से पूछना चाहते थे, पर उन्हें नहीं पता था। सुआनरो की फैमिली उसे पहले इलाज के लिए बीजिंग ले गई थी। वहां के डॉक्टर्स का निष्कर्ष था कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद भी उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। घर वापस जाते वक्त सुआनरो ने धीरे से पूछा, ब्रदर गुएन, क्या मैं हर दिन तुम्हारे साथ घर जा सकती हूं? बिल्कुल, मैंने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाया। तो क्या हम इस वीकेंड डेट पर जा सकते हैं? सुआनरो को खुद नहीं पता था कि आज वो इतनी बोल्ड कैसे हो गई। उसके कान अपने आप लाल हो गए। तभी एक पोर्शे मेरे बगल में आकर रुकी। तीसरी बहन गोइंग शुअर सनग्लासेस पहने हमारे सामने खड़ी थी। गुएन, अंदर बैठो, हमें बात करनी है। मैं फ्री नहीं हूं, मैंने 2 टूक जवाब दिया और वारो का हाथ पकड़कर तेजी से आगे बढ़ने लगा। गोइंग शुअर तुरंत चिढ़ गई। ये भाई आजकल सच में तमीज भूल गया है। गुएन, मैं बस तुमसे थोड़ी बात करना चाहती हूं। क्या तुम अब अपनी बहन की बात भी नहीं सुनोगे? मानो या न मानो, मैं कल ही प्रिंसिपल को तुम्हारे पप्पी लव, बचपन के प्यार के बारे में रिपोर्ट कर दूंगी। मैंने एक आह भरी, पहले मैं वॉन्ड्रो को घर छोड़ दूं, फिर हम बात करेंगे। कुछ देर बाद गोइंग शुअर मुझे एक रेस्टोरेंट ले गई और सीधे मुद्दे पर आते हुए अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला। ये लो 100,000, 1 लाख। मुझे हंसी आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा क्लिच, घिसा पिटा रईस फैमिली वाला ड्रामा मेरे साथ होगा। मुझे पता है कि तुमने इन सालों में बहुत दुख झेले हैं, पर ये पैसे तुम्हारी लाइफ सुधारने के लिए काफी हैं। इसे लो और गू फैमिली के पीछे पड़ना बंद करो। अब वापस आने का वहम मत पालना और दूसरी चीजों के सपने मत देखना। गोइंग शुअर का एटीट्यूड अचानक सख्त हो गया। ये तुम्हारा इकलौता चांस है। पैसे लो और हमारी नजरों से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूं कि तुम पछताओगे। उसके दिल में उसका सगा भाई यानी मैं गू हुआई के मुकाबले कुछ भी नहीं था। आखिर गू हुआई ने तब उसकी जान बचाई थी। उसने मान लिया था कि मेरा गू फैमिली छोड़ना पक्का किसी बड़े फायदे की साजिश है। पर जब उसने दोबारा मेरी तरफ देखा तो मैं बड़े आराम से चाय पी रहा था। क्या 100,000 तुम्हारे दांत भरने के लिए काफी नहीं है? तो फिर कोई फिगर बताओ जो तुम्हें संतुष्ट कर सके। गोइंग शुअर गुस्से में हंस पड़ी। अगर जू फैमिली न होती तो तुम अभी भी बस एक अनाथ होते। जियू फैमिली तुम्हें वापस लेने को तैयार थी। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। तो फिर 100 मिलियन, 10 करोड़ कर डू, मैंने शांति से कहा। 100 मिलियन? क्या तुम पागल हो? गोइंग शुअर ने टेबल पटकी और गुस्से में खड़ी हो गई। मुझे पता था कि तुम ज्यू फैमिली की दौलत के लालची हो। 100 मिलियन? तुम्हारी कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? सही बात है, मैं पागल हूं। अगर आप मुझे 100 मिलियन नहीं देंगी तो मैं हर दिन आप लोगों के पीछे पड़ा रहूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। गोइंग शुअर को तुरंत समझ आ गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। बहुत अच्छे गुएन, अब पछताना मत। ये कहते हुए उसने अपने गिलास का पानी मुझ पर फेंकने की कोशिश की, पर मैंने उसे झपट लिया और सीधा उसके चेहरे पर दे मारा। गुएन, तुम। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उस पर पानी फेंकने की हिम्मत करूंगा। पास्ट में जब ये सस्ता भाई उससे मिलता था तो वो जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करता था, इस डर से कि कहीं वो नाराज न हो जाए। तुम क्या? अगर बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास मत आओ, मैंने ठंडे लहजे में कहा। साथ ही अब तक मैंने एक बार भी आप गू फैमिली वालों को नहीं ढूंढा है। ये आप लोग ही हैं जो बार बार मुझे परेशान करने आ रहे हैं। जो सोचना है सोचिए, पर मुझे अब डिस्टर्ब मत करना। इतना कहकर मैं उठा और वहां से चल दिया। उसे दोबारा मुड़कर देखने की जहमत भी नहीं उठाई। अनाथालय वापस जाते वक्त मैंने आज की बातों को याद किया और मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस छोटी बच्ची को मैंने तब बचाया था वो सुआनरो थी।
हालांकि मुझे लगता है कि मैंने एक और इंसान को बचाया था। बस बहुत समय हो गया है, मुझे अब ठीक से याद नहीं। मैं बस एक एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। इस लाइफ में मैं बस जीयू फैमिली से कोसों दूर रहना चाहता हूं। जब भी मैं जीयू फैमिली के मेंबर्स के चेहरे देखता हूं, मुझे आग में जलने का वो दर्द याद आ जाता है। अगले दिन मैं मदद के लिए डिस्पेंसरी गया। पहले जब मैं बीमार था तो डॉक्टर लियू ने मेरा फ्री में इलाज किया था। मुझे गिल्टी महसूस हो रहा था, इसलिए मैं डिस्पेंसरी में हाथ बटाता रहता था। ग्वेन, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? डॉक्टर लियू अचानक बोले। एक खान नाम का लड़का है जो मेरे पीछे पड़ा रहता है। कल एक बिजनेस पार्टी है, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो ताकि वो पीछा छोड़ दे। जरूर, पर हमें पहले वॉनरो को बताना होगा। आखिर वो मेरी गर्लफ्रेंड है। फिक्र मत करो, मैं वॉनरो को इस बारे में बता दूंगी और गारंटी देती हूं कि वो कोई गलतफहमी नहीं पालेगी। जैसे ही मैं अनाथालय के गेट पर पहुंचा, मैंने देखा कि एक बदहाल हालत में गिंगहा बाहर खड़ी थी। मिस गू, आप यहां क्या कर रही हैं? अचेन, क्या मैं अंदर आकर थोड़ी देर बैठ सकती हूं? गुइंगहा घबराई हुई और बेचैन लग रही थी, जैसे उसे डर हो कि मैं मना कर दूंगा। और उसने सही गैस किया था। मैंने बिना हिचकिचाए उसे साफ मना कर दिया। जो कहना है यहीं साफ साफ कहिए। किसे पता था कि गुइंगहा वही लकड़ी का पपेट निकाल लेगी जिसे मैंने फेंक दिया था। अचेन, क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? मैं मम्मी, डैड और बड़ी बहन को सब समझा दूंगी। अब जाके उसे एहसास हो रहा था कि उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। आप क्या समझाएंगी? मैंने मजाक उड़ाते हुए उसकी तरफ देखा। कि मैंने इस बार सिर्फ एक पल के गुस्से में रिश्ता तोड़ा है? मुझे यकीन है मम्मी और डैड नहीं मानेंगे। गुइंगहा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि मैंने उसे टोक दिया। तो फिर मेरा ग्वानिंग की ज्वेलरी चुराने के बारे में क्या? वो आप उसे कैसे समझाएंगी? गुइंगहा की बोलती तुरंत बंद हो गई। मैंने उसकी आंखों में देखा और अपनी बात जारी रखी। मेरा घटिया लोगों के साथ घूमने के बारे में क्या? वो उन्हें कैसे समझाएंगी? और गू हुआई को पीटने के लिए गुंडे भेजने वाली बात, वो आप कैसे समझाएंगी? बोलिए, आप कैसे समझाएंगी? मैं देखना चाहता हूं कि उसके पास क्या कहने को है। वो हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। गू हुआई की बस चंद बातों पर उन्होंने मुझे मौत की सजा सुना दी। अगर मैं बचाव में एक शब्द भी कहूं तो वो मुझे बिना पछतावे वाला अनरिपेंटेंट करार दे देते। सही बात है, पिछली बार मेरे जलकर मरने से पहले मुझे किस बात के लिए सजा ग्राउंडेड दी गई थी? मुझे याद है, गू हुआई ने कहा था कि मैं किसी खराब लड़की को डेट कर रहा हूं और उसे प्रेग्नेंट कर दिया है। मैं हंसा। वो फैमिली वाकई रिडिकुलस है। बिना कुछ जाने मुझे मुजरिम बना दिया, बस मेरी और उस लड़की की एक साथ फोटो देखकर, जबकि मैं उसे जानता तक नहीं था। डेटिंग तो दूर की बात है। और बस इसी वजह से मैं उस आग में बेमौत मर गया। और उस वक्त तो गुइंगहा, शायद आपको भी मेरी याद नहीं आई थी, उस सगे भाई की जो कालकोठरी कन्फाइनमेंट में बंद था, है ना? अचेन, प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूं। क्या तुम थोड़ा सा झुक नहीं सकते? गुइंगहा की आंखें खून जैसी लाल थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं हूं। अगर मैं झुक जाता तो मैं जीयू फैमिली में वापस जा सकता था और मुझे इस खस्ताहाल अनाथालय में नहीं रहना पड़ता। अनाथालय में भी नहीं। झुक जाऊं? हा हा। मैं हंसा। गुइंगहा, मैंने पास्ट में काफी समझौते किए हैं। मैंने अपनी जान से ज्यादा फैमिली अफेक्शन, पारिवारिक लगाव को वैल्यू दी थी। पर बदले में मुझे क्या मिला? फेवरेटिज्म, पक्षपात, प्रेजुडिस, भेदभाव। आपकी मम्मी कहती हैं कि वो सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट करती हैं, पर उन्होंने क्या किया? उन्हें डर था कि कहीं उनके गोद लिए हुए बेटे को ये महसूस न हो कि कोई उसे नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने मुझे घर पर अकेला छोड़ दिया और आप सबके साथ वेकेशन पर चली गईं। इसे भला फेयर ट्रीटमेंट कैसे कह सकते हैं? गुइंगहा अपने हाथ में पकड़े लकड़ी के पपेट को खाली नजरों से घूरती रही और आखिर में मुड़कर चली गई। मैंने चैन की सांस ली। कल वीकेंड है। मुझे सुआनरो को डेट पर कहाँ ले जाना चाहिए? पर मुझे डेटिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं म्यू वॉन्टिंग से पूछ लूं, वो भी तो हाई स्कूल में ही है। जैसे ही मैं अनाथालय वापस आया और म्यू वॉन्टिंग को इस बारे में बताया, उसने मुझे सीधे दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया। बाहर जाओ। मैंने चाहे जितना दरवाजा खटखटाया, उसने मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। कमरे के अंदर म्यू वॉन्टिंग अपने छोटे से बेड पर दुबक गई, अपने होठों को जोर से भींच लिया, पर उसके आंसू गिरने से नहीं रुके। तुमने कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? ब्रदर ग्वेन झूठे हैं। उसे तब अनाथालय भेजा गया था जब उसने एलिमेंट्री स्कूल शुरू ही किया था। उसी साल उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके रिश्तेदारों ने उनकी सारी एसेट्स, जायदाद हड़प ली और उसे अनाथालय में फेंक दिया। उस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आता था। उसे बस इतना पता था कि उसके आसपास के लोग बदल गए हैं। जब उसके क्लासमेट्स को पता चला कि वो एक अनाथ है, तो सब मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे बुली करने लगे। लड़कियां उसकी खूबसूरती से जलती थीं, इसलिए उन्होंने कैंची से उसके बाल काट दिए।
बच्चों की नफरत बड़ों से कम नहीं होती, शायद उससे भी ज्यादा होती है। मैं ही था जो उसके सामने खड़ा हुआ और उसकी ढाल बना, और मैंने उसी तरीके से उन खराब बच्चों के बाल काट दिए। तब से पूरे स्कूल को पता चल गया था कि वो सिर्फ एक अनाथ नहीं है, उसका एक बहुत ही धाकड़ बड़ा भाई है। तब उसने मुझसे पूछा था, क्या हम हमेशा साथ रह सकते हैं? हाँ में जवाब मिलने के बाद उसे बहुत सुकून मिला था। आधे घंटे बाद म्यू वांटिंग के कमरे का दरवाजा खुला। उसकी आंखों में मुस्कुराहट की एक झलक थी। ग्वेन, क्यों ना तुम मुझे भी साथ ले चलो? मैं खुद तुम्हें गाइड करूंगी। कैसा रहेगा? मेरी हिचकिचाहट देखते हुए उसने आगे कहा, फिक्र मत करो, मैं बस पीछे पीछे चलूंगी। मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे डर था कि कहीं वो फिर से नाराज न हो जाए, पर मैं इस बारे में सुआरों से डिस्कस करने का प्लान बना रहा हूं। इतने लोग तुम्हारी मदद मांगते हैं और तुम उन पर ध्यान तक नहीं देते। इतना कहकर म्यू वांटिंग ने फिर से दरवाजा बंद कर लिया। उसने खुद को दरवाजे से सटा लिया और अपने गले में पहने नेकलेस को कसकर पकड़ लिया। ये उसकी मां की आखिरी निशानी थी। सालों पहले इसे गुंडों ने छीन लिया था और मैंने ही उसे वापस दिलाने में उसकी मदद की थी। ब्रदर ग्वेन, मुझे छोड़कर मत जाना। लड़की की आंखों में अकेलेपन की एक चमक उभर आई। अगले दिन स्कूल के बाद मैंने सुआनरो को म्यू वांटिंग के साथ आने के बारे में बताया। सुआनरो बहुत बड़े दिल वाली थी। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। टाइम और जगह तय करने के बाद हम अलग हो गए। जब मैं अनाथालय वापस पहुंचा तो एक साया अचानक मेरी तरफ लपका और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। वो ग्वानिंग थी। तुमने चिंग हा के साथ क्या किया? ग्वानिंग की आंखों में नफरत भरी थी। चिंग हा ने कल से खुद को कमरे में बंद कर लिया है, वो बाहर नहीं आ रही। एक दिन और एक रात बीत गई है, और उससे पहले वो तुमसे मिलने आई थी। तुमने पक्का उसके साथ कुछ किया होगा। पर जैसे ही थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ने वाला था, मैंने उसे रोक दिया और उसे जोर से धक्का दे दिया। अचानक हुए इस धक्के से ग्वानिंग लड़खड़ाकर पीछे हट गई और मलबे से टकराकर गिरते गिरते बची। लानत है, मैं सच में आप लोगों को देखकर हैरान हूं। क्या आप सबके दिमाग में कोई खराबी है? वो कैसी है, उससे मेरा क्या लेना देना? मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं हंस पड़ा। ये फैमिली अब भी वैसे ही झूठे इल्जाम लगाने में माहिर है। कल रात तुम्हारे अलावा चिंग हा और किससे मिली थी? मुझे पता था कि तुम्हारी नीयत खराब है, ग्वानिंग ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे पहले ही पता था कि उसका कैरेक्टर खराब है। चोरी करना पसंद है, पर मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी दूसरी बहन पर हाथ उठाएगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैंने गिंग हा के साथ क्या किया। मैं समझ गया था। मैं खुद को सही साबित करने, सेल्फ प्रूविंग के जाल में नहीं फंस सकता था। पहले जब मुझ पर झूठे इल्जाम लगते थे तो मैं पागलों की तरह खुद को सही साबित करने की कोशिश करता था, पर वो बेकार था। उनके दिलों में उन्होंने पहले ही सच तय कर लिया था। ग्वानिंग एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई, क्योंकि उसे असल में पता ही नहीं था कि मैंने किया क्या था। अगर तुम नहीं बता सकती तो यहां से चली जाओ। मैंने मेन गेट बंद करने की कोशिश की। ग्वानिंग ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसे रोका। रुको, मेरे साथ वापस चलो और सब साफ साफ समझाओ, वरना मैं पक्का कर दूंगी कि ये अनाथालय दोबारा कभी अपना दरवाजा न खोल पाए। मैं जो कहती हूं वो करती हूं। इस बात ने मेरे हाथ पल भर के लिए रोक दिए। मैं अपने गुस्से की वजह से अनाथालय को मुसीबत में नहीं डाल सकता था, वरना मैं किस काम का मर्द। उम्मीद नहीं थी कि टैलेंटेड बिजनेसवुमन मिस ग्वानिंग एक दर्जन अनाथ बच्चों का इस्तेमाल करके किसी को धमकी देंगी। बहुत इम्प्रेसिव, प्रभावशाली, मैंने ठंडे लहजे में कहा। मैंने ऐसा नहीं। तभी ग्वानिंग को एहसास हुआ कि वो गलत बोल गई है, पर शब्द तो निकल चुके थे और वापस नहीं लिए जा सकते थे। ये सब तुम्हारी गलती है ग्वेन। अगर तुम चुपचाप मेरे साथ घर आकर सब समझा देते तो क्या मैं अनाथालय के लिए मुश्किलें खड़ी करती? पहले की तरह ही। आखिर में हमेशा मेरी ही गलती होती है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या मैं पहले ओबेडिएंट, आज्ञाकारी नहीं था? पिछली बार आपने एक शब्द कहा था और मैं पूरी रात मूसलाधार बारिश में बाहर घुटनों के बल बैठा रहा। क्या मैं तब ओबेडिएंट नहीं था, मेरी प्यारी बड़ी बहन? ग्वानिंग ने मुझे जबरदस्ती पकड़ा और कार में ठूंस दिया। वो इसलिए था क्योंकि तुमने चीजें चुराई थीं, वरना हम तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते? हम बस तुम्हें सबक सिखाना चाहते थे। तो आप इतनी श्योर यकीन कैसे थीं कि मैंने ही चुराया था? वो तुम्हारे बेड के नीचे मिला था। अगर तुम नहीं तो और कौन? मैं कार में बैठा और हंसा। क्या इसलिए कि कोई चीज मेरे बेड के नीचे मिली है तो इसका मतलब यह है कि मैंने ही उसे चुराया है? ग्वानिंग एक पल के लिए स्पीचलेस हो गई। वो बस खामोश होकर ड्राइव करती रही। मैंने बेपरवाह होकर हाथ हिलाया। सही बात है, आपका दिमाग ये सब कैसे याद रखेगा? असल में तो मेरे पास आपके कमरे की चाबी तक नहीं थी। तभी ग्वानिंग को याद आया, वाकई मेरे पास उसके कमरे की चाबी कभी नहीं थी। पूरी जीयू फैमिली में सिर्फ उसके पास ही वो चाबी रहती थी। अचानक उसे याद आया कि गू हुआई ने एक बार चाबी मांगी थी, ये कहकर कि वो डैड के लिए कुछ ढूंढने में मदद कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
गू हुआई कैसे? मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगी, ग्वानिंग ने कहा।